अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी पाकिस्तान स्टडीज़। टॉपिक है हमारा अयूब खान। हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं 1958 टू 1969 अयूब खान का एरा। बेसिकली आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, कुछ सवाल है अयूब खान के पास पेपर्स में आए हुए हैं, हम कुछ देखेंगे और उनको देखेंगे एग्जामिनर ने क्या कमेंट्स दिए हुए हैं, जिस तरह के अटेम्प्ट्स हुए हैं उस सवाल पे। एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज के हर सवाल को आंसर कैसे करना है। यानी कि मैं आपको थोड़ी टिप्स दूंगा कि 7 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको आंसर कैसे करना है, जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, ऑन द टॉपिक ऑफ अयूब खान। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, ये पहला सवाल है, ये है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग was the most important contribution of Ayub Khan during the decade of development between 1958 and 1969। अब जरा गौर करें सब कि यहाँ लिस्ट फॉर्म में कुछ क्वेश्चन, कुछ जो है वो आपको कहा गया ये लिखने हैं। पहला है एग्रीकल्चरल एंड अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, तीसरा है फॉरेन पॉलिसी। अच्छा जी, ये है लिस्ट क्वेश्चन जो अब अमूमी तौर पे जरा कम आते हैं। ठीक है, पहले जरा आजाद आते थे, पुराना पेपर है 2003 का। तो अब जरा गौर करें, हमेशा याद रखना जब सवाल आपके सामने आएगा आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं सवाल में। एक तो आपको कीवर्ड नजर आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप खाली कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखते हैं, फेलियर्स और सक्सेसेस नहीं देखते। ठीक है जी, कॉन्ट्रीब्यूशंस आप डिफाइन कर दो जी, ठीक हो गया जी। डिस्क्राइब कर दो रिफॉर्म्स, कंट्रीब्यूट क्या कंट्रीब्यूशन दी, बस। यहाँ सक्सेसेस और फेलियर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने हर रिफॉर्म की इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब कर देनी है कि ये हुआ। ठीक है जी। अब पहला है एग्रीकल्चरल और अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो आपने पहले पैराग्राफ में ये दोनों लिख देने हैं। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, दूसरे पैराग्राफ में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लिख देने हैं, डिस्क्राइब कर देने हैं अयूब खान के। तीसरे में अयूब खान की फॉरेन पॉलिसी डिस्क्राइब कर देनी है। ठीक है, अब जरा एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि गलतियां क्या हुई हैं बच्चों से। अब however, in their responses to part C on the importance of a number of reforms, most candidates were on safer ground and many were able to confidently explain his contribution in these areas। ठीक हो गया जी। अब आगे जरा चेक करें। The only criticism would come from those candidates who wrote irrelevantly about other reforms not identified in the question। ठीक हो गया जी, समझ लग गई कि यानी कि मैं एग्जाम्पल देता हूं। अब यहाँ सोशल रिफॉर्म्स का जिक्र है कि आपने एक्सप्लेन करने हैं, नहीं, तो कुछ बच्चों ने सोशल रिफॉर्म्स भी बीच में लगा दी। ठीक हो गया जी। कुछ अदर डोमेस्टिक पॉलिसीज भी अयूब खान के बीच में जो है आंसर में लिख दी, जो कि इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि लिस्ट सवाल है जी, इसके अंदर वही लिखना है जो आपको कहा गया है लिखो। यानी कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन और फॉरेन पॉलिसी के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। ठीक हो गया जी। तो ये होता है हाउ टू आंसर द लिस्ट फॉर्म क्वेश्चन, उसके अलावा आपने कुछ नहीं आंसर करना। एक ये की थी, ठीक है, और एक और की थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेलियर्स और सक्सेसेस नहीं, खाली डिस्क्राइब करनी है अयूब की कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक हो गया जी। और आखिर में ये जरूर नोट कर लीजिए, आखिर में आपने कंक्लूजन जरूर देना, चाहे वो 2 लाइन का हो, 3 का हो, 1 का हो, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो एनालिसिस आप अपना दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप एग्रीकल्चरल देखें, एग्रीकल्चर वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अयूब खान एरा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, इसको जरा गौर से देखें। इसके अंदर 3 कीवर्ड्स हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं जी। अयूब खान एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, पहला तो ये हो गया। अब उसने
आपको एक ही टाइप ऑफ रिफॉर्म्स दिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ठीक हो गया जी। वर मोर सक्सेसफुल, ये दूसरा सक्सेसफुल दूसरा कीवर्ड हो गया। देन एनी अदर ऑफ हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज, डोमेस्टिक पॉलिसीज तीसरा कीवर्ड हो गया जी। Between 1958 and 1969, do you agree or disagree? Give reasons for your answer. 14 marks. ठीक हो गया जी। अब जरा सुनिए कि कीवर्ड्स को आपने अपने आंसर में कैसे लिखना है। पहले तो ये है कि जो भी वो आपको टाइप ऑफ रिफॉर्म्स देगा, ये लिस्ट वाला सवाल नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर खाली एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आपने पहले पैराग्राफ में कौन से लिखने हैं? इकोनॉमिक नहीं, एग्रीकल्चर लिखने हैं, ठीक हो गया जी। क्योंकि जो वो आपको कहेगा, ठीक है, आपको जो भी टाइप ऑफ रिफॉर्म्स देगा वो आपने पहले पैराग्राफ में लिखने हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर आ गया जी पहले पैराग्राफ में। अब जब भी ऐसा कोई सवाल है जहाँ आपको कोई और, यानी कि ओपन चॉइस है आपके पास, आप दूसरे पैराग्राफ में आप इकोनॉमिक लिखें, तीसरे में कॉन्स्टिट्यूशन लिखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दो और रिफॉर्म्स लिखें, यानी कि एक तो एग्रीकल्चरल हो गए, ठीक है, जो पहले पैराग्राफ में आ गए, दूसरे में आप इकोनॉमिक लिख दें, तीसरे में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दें, कम से कम टोटल 3 होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जरा पॉइंट देखें, वर मोर सक्सेसफुल, ये है असल बात। अब यहाँ मोर सक्सेसफुल जहां आ गया ना, वहां जरा आपने गौर करना है, आपने दो चीजें लिखनी है। हर रिफॉर्म के आपने सक्सेसेस भी एक ही पैराग्राफ में लिखने हैं और उसके बाद फेलियर्स भी एक ही पैराग्राफ, मतलब कि एक ही में सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों लिखने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप खाली सक्सेसेस लिखें और फेलियर्स को भूल जाएं, जाए थोड़े से हो, आपने लिखने जरूर हैं। क्यों? ये सवाल है डिस्क्रिप्शन का सवाल नहीं है, ये है तज्जिया वाला, तज्जिया करना है आपने कि क्या सक्सेसफुल थे, ठीक है, यानी कि सक्सेसेस भी रखने हैं और फेलियर्स भी रखने हैं, ठीक हो गया जी आंसर में। अब जरा तीसरा देखें, डोमेस्टिक पॉलिसीज, यहाँ कौन सी पॉलिसी नहीं आएगी जरा सोचें। जी बिल्कुल, यहाँ फॉरेन पॉलिसी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक नहीं होती, डोमेस्टिक होती है विद इन कंट्री, ठीक हो गया जी, फॉरेन विद इन कंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एग्रीकल्चरल, जो उसने डिमांड की है कि क्या ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, उसको अपने पहले पैराग्राफ में, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, हर किसी के सक्सेस और फेलियर्स को, और फॉरेन पॉलिसी नहीं लिखनी। ऐसे ये जवाब आपका होगा। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लें जी। The most candidates were able to describe his domestic reforms where marks tended to be limited to level 2. क्यों level 2 पे आए, आगे पढ़े। Again, it has to be repeated that in order to access the higher marks in levels 3 and 4, level 3 और 4 highest होते हैं, ठीक है जी, 14 में से 13 14 level 4 होता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए candidates were required to explain and make comments on how successful they were rather than merely describe them. जो पिछला सवाल हमने किया था, जो इंपॉर्टेंस का था, उसके अंदर तो चलो डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर सक्सेसफुल वाला कोई चक्कर नहीं था। यहाँ आपको लेवल 2 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अगर आप उनको सिर्फ डिस्क्राइब कर दें, विदाउट आपने ना सक्सेस, जो उसकी ना फेलियर्स लिखी हैं, एनालाइज नहीं किया, यानी कि ठीक हो गया ना। आपने यहाँ जो है जो कहते हैं ना कमेंटेटर बन जाना है, तज्जिया नगार बन जाना है कि भाई क्या सक्सेसफुल थे, तो आप दोनों सक्सेसेस लिखेंगे और फेलियर्स भी लिखेंगे, ये तब ये जाके सवाल होगा आंसर, ठीक हो गया नहीं। अब जरा चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा जी, अब ये जरा 4 मार्क्स का सवाल है, इसको भी जरा आंसर करते हैं। व्हाट वर द बेसिक डेमोक्रेसीज। अच्छा जी, ये सवाल बहुत कॉमन है अयूब खान के चैप्टर का, ठीक है। अब अगर जोर दें आप अपने दिमाग पे, जरा सोचिए आपको कितने फैक्ट्स आते हैं इस सवाल बेसिक डेमोक्रेसीज के बारे में। अगर तो 5 तक आते हैं, ठीक है, और सही वाले आते हैं, यानी कि कोई गलत ना हो उसमें, तो फिर आप इसके अंदर सक्सेसफुली मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे, ठीक हो गया जी। एग्जामिनर कमेंट्स क्या हैं? दोज कैंडिडेट्स हु डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन tended to score 1 or 2 marks for the part A short answer question on the basic democracies. अच्छा जी, अब जरा इसको आंसर कैसे करना है, आपने 5 to 6 फैक्ट्स लिखने हैं बस, ठीक हो गया जी, और गलत ना हो, और वो 5 फैक्ट्स एक पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ में हो, आपको इंशाल्लाह 4 में से 4 मिल जाएंगे,
क्यों, उसकी वजह क्या है? मार्किंग स्कीम में आपको जो उन्होंने लिखा हुआ है वो ये है कि आपको एक फैक्ट के बारे में, एक फैक्ट का एक मार्क मिल जाएगा, और अगर वही फैक्ट डेवलप्ड होगा, फर्दर उसको एक्सप्लेन किया होगा, तो उसी फैक्ट के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप 5 फैक्ट्स लिखते हो और सही सारे 5 फैक्ट्स लिखते हो, ठीक है, तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अब यहाँ देखें, 1959 में आए, ठीक हो गया। लोकल कमिटीज नेम्ड बेसिक डेमोक्रेट्स थे, 80,000 थे। नो पॉलिटिकल पार्टी टू टेक प्लेस इन द इलेक्शंस, हेल्ड December 59 to Jan 60। फिर वो इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट को। ठीक हो गया जी, ये सारा आंसर तो आपको पता है। 5 फैक्ट्स आपने जरूर लिखने हैं इसमें, ठीक है, और वो बिल्कुल अच्छे फैक्ट्स, मतलब कि अच्छे का मुराद ये है कि गलत ना हो, क्योंकि अगर गलत हो गए, आप चाहे 5 लिखें, वो फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5 करेक्ट फैक्ट्स लिखने हैं आपने, आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आपको ज्यादा आते हैं तो 6 तक चले जाएं, ठीक है, लेकिन आपने टाइम का भी ध्यान रखना है ना, आगे शायद कोई ऐसा जवाब हो जिस जो लेंथ ही हो, ठीक है, तो उस पर भी जरा गौर कीजिएगा, लेकिन 5 तो कम से कम मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर लिखें। अच्छा जी, अभी लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है अयूब खान का। Why were the years 1958 to 1969 called the decade of progress? अब ये जरा जरा समझें इसके अंदर, पहले जरा एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लेते हैं। In part B, many candidates scored well on the reasons why the decade of progress was so named. There were some genuine attempts to answer the question as set, and candidates detailed such reasons as the agricultural, industrial, and social measures of Ayub Khan as reasons for the so naming of this period of time. As a result, many candidates scored a mark within level 3. Okay. अब यहाँ देखें मार्किंग स्कीम में, पहले उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज, फिर इकोनॉमिक, फिर एग्रीकल्चरल, और फिर ये भी बताया हुआ है कि अयूब खान ऑल्सो ट्राई टू डिफ्लेक्ट increased criticism of his government by highlighting the reforms which in the main only benefited the wealthy. अच्छा, अब जरा देखें ये कि why were the years 1958 to 1969 called a decade of progress? अच्छा, यहाँ 7 मार्क्स के लिए आप 3 पैराग्राफ्स बनाएंगे। वैसे तो 2 भी ठीक है, लेकिन चले 3 तक अच्छे हो जाते हैं। या आप क्या करेंगे, क्यों डेकेड ऑफ प्रोग्रेस कहा गया था? क्योंकि रिफॉर्म्स थे। तो आपने कोई 3 रिफॉर्म्स पकड़ने हैं। मैं कहता हूं जी, एग्रीकल्चरल हो गया पहला, दूसरा इंडस्ट्रियल हो गए, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। उनको 3 सेपरेट पैराग्राफ्स में लिख दो, ठीक है। अब याद रखना, आपने जो याद किया हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स याद किए हैं, ठीक है जी, प्रॉपर, ठीक है। अब 14 मार्क्स वाले में आप जरा लंबा लिखोगे, 7 मार्क्स में आप वही नहीं लिखोगे, शॉर्ट कर दोगे। ये याद रखना, सबसे ज्यादा जो बच्चे टाइम ले जाते हैं वो 7 मार्क्स पे ले जाते हैं, वो उसको 14 मार्क्स वाले लेंथ पे ले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपने जरा शॉर्ट कर देना है। अब आपने तीन सेपरेट रिफॉर्म्स लिख दिए। अब एक और चीज, यहाँ फेलियर्स आएंगे कि नहीं ये जरा देखें। नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ फेलियर्स लिखने भी नहीं है। क्यों? Why were the years 1958 to 1969 called the decade of progress? ठीक है, क्यों इन सालों को अयूब खान ने डेकेड ऑफ प्रोग्रेस कहा? क्योंकि सक्सेसेस की वजह से। अगर फेलियर्स आप लिख देंगे तो फिर अयूब फिर वो अयूब खान ने क्यों कहा डेकेड ऑफ प्रोग्रेस? क्या फेलियर्स की वजह से कहा? नहीं, सक्सेसेस की वजह से कहा। तो बेसिकली इसके ना 3 सेपरेट पैराग्राफ्स में आपने उसके रिफॉर्म्स डिस्क्राइब कर देने, ये कितने इन्फ्लुएंशियल थे, कितने सक्सेसफुल थे। ठीक हो गया जी, यानी कि सक्सेसेस और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब कर देनी है। यहाँ फेलियर्स नहीं लिखनी, क्योंकि फिर वो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस जो कहा था यूब खान ने वो डाउट में, इस क्वेश्चन डाउट में आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये है क्वेश्चन आपका फिर इररेलेवेंट खड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ऐसे आपने इसका जवाब देना है। अच्छा, और हमेशा याद रखना 7 मार्क्स में आप एंड पे कंक्लूजन नहीं देते, यानी जैसे 14 में एनालिसिस देते हैं वैसे 7 में नहीं देते। ठीक हो गया जी, तो ये थे अयूब खान के कुछ सवाल, उन पे मैंने जरा थोड़ी टिप्स दी हैं आपको कि
कैसे आएंगे सवाल और कैसे उनको आंसर कर सकते हैं आप। ठीक होगा जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, कोई और टॉपिक देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 3 का ही देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 3 में बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।